इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिसमें चर्चित कवित्री सरिता सलीम मलिक के पहले कविता संग्रह स्वेटर का विमोचन होगा। इस गर्मी में आनंद लीजिएगा, ये अगले साल भी काम आएगा और सालों साल काम आएगा, तो बस पढ़ेंगे। थोड़ा परिचय मैं सरिता जी का दे दूँ लोगों के लिए जो बहुत नहीं जानते हैं इनके बारे में। सरिता जी का जन्म हमीरपुर जिले में हिमाचल में है। ये इससे छेड़छाड़ मत करो भाई, आवाज चलेगी। इनका जन्म हमीरपुर जिले में हुआ, हिमाचल में। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर्स किया है इन्होंने, बीएड किया है, सृजनात्मक लेखन में डिप्लोमा किया है, पत्रकारिता एवं जनसंचार में डिप्लोमा और उच्चतर शिक्षा में डिप्लोमा किया है। आर्मी स्कूल नाहन और पाइन ग्रुप स्कूल सबाथू हिमाचल में अपने शिक्षक के रूप में सेवाएं दी हैं। आकाशवाणी हमीरपुर, शिमला और चंडीगढ़ से नैमित्तिक उद्घोषक एवं कार्यक्रम प्रस्तोता के रूप में जुड़ी रही हैं। श्रद्धा सोनी प्रोडक्शन हाउस के साथ हमने बहुत से रेडियो प्रोग्राम किए हैं, उनको लिखा भी है और प्रस्तुत भी किया है। इन्होंने बहुत से नाटक गेडी थिएटर शिमला में किए हैं, जिसमें अभिनय किया है इन्होंने। मंच संचालन का शौक भी रखती हैं और आपने बहुत सी विख्यात हस्तियों के साक्षात्कार भी किए हैं। आपकी लघु कथाएं, लेख और कविताएं बहुत से समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में छपती रही हैं। आपकी कविताएं 15 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय संकलनों में शामिल हैं। जेएमडी पब्लिकेशन दिल्ली की ओर से आपको हिंदी सिविल सम्मान, नारी गौरव सम्मान, हिंदी सागर सम्मान, प्रेम सागर सम्मान एवं नई सदी के श्रेष्ठ रचनाकारों में रचनात्मक सहयोग हेतु सम्मान से नवाजा गया है। एनए कल्चरल सोसाइटी की ओर से भी आपको उत्कृष्ट लेखन के लिए सम्मानित किया गया। ताली। परिवर्तन परिवार दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित लघु कथा एवं कविता पाठ प्रतियोगिता में आपकी रचनाओं को सर्वश्रेष्ठ चुना गया। वर्तमान में आप शांति मीडिया जोन की निदेशक हैं और स्वतंत्र लेखन करती हैं और प्राणिक होलर के रूप में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ताली। कवित्री कहती है कि मन समुद्र है, मंथन सदा चलता ही रहता है। मन धरती है, कुछ न कुछ उगता ही रहता है। इसी प्रक्रिया में सतह पर उभर आते हैं भाव, जो अक्षरों के रूप में कागज पर अवतरित होने लगते हैं, कभी खुशी के फूलों के रूप में तो कभी कांटों की चूहों बनकर। जो भी हो, प्रत्येक अनुभव को जीवन में आत्मसात किया है और स्वयं को परिपक्व एवं समृद्ध बनाया है। ये कविताएं मेरे लिए एहसास नहीं है, कवित्री कहती हैं, ये कविताएं मेरे लिए एहसास नहीं है। जिसे भी इनसे जुड़ाव महसूस हो उसी के लिए समर्पित है। तो एक बार फिर से तालियां। अब मैं कार्यक्रम के अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश आलूवालिया जी को आमंत्रित करता हूं कि वो मंच पर आए और अपना स्थान ग्रहण करें। डॉक्टर कैलाश आलूवालिया जाने माने साहित्यकार, रंगकर्मी हैं, रंग निर्देशक हैं, आलोचक हैं, चंडीगढ़ के पहले अभिनेता हैं, अंकों खेल के गुरु हैं, एक्टिंग में भी और एकेडमिक्स में भी। तो आपका स्वागत है। अनेक कविताओं की बहुत सी पुस्तकें इनकी आ चुकी हैं, अंग्रेजी और हिंदी में बराबर लिखते हैं। लगभग 27-28 पुस्तकें इन्होंने अब तक रचित की हैं और लगभग 60 नाटकों का निर्देशन किया, बहुत से नाटकों में अभिनय भी किया है। स्वागत है आपका।
मलिक जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि इनका स्वागत करें फूलों के साथ। शेख साहब के नाम से जानते हैं। शेख साहब का सीधा रूसी से अनुवाद इन्होंने उनकी तमाम कहानियों का, नाटकों का किया है। पूर्व अध्यक्ष डिपार्टमेंट ऑफ रशियन स्टडीज पंजाब यूनिवर्सिटी और डीन पंजाब यूनिवर्सिटी। अपना पत्र भी पढ़ेंगी इस किताब पर। इनकी खासियत यह है कि पढ़ते हुए, आलोचना करते हुए किसी पर नहीं बख्शते, और उम्मीद है कि आपने आज भी मैं गुजारिश करता हूँ मिसेस आशा मलिक जी से कि इनका स्वागत करें फूलों से। आपको भी फूल तुम तो रखे मैं तुमको समझता रहा इनकी मम्मी को। अरे यार बताइए, बहुत अच्छा। और मम्मी का हाँ आपको नहीं, इनको देने। सुगंधा आज सुगंधा भी आ गई। मंच संचालन की बखूबी जिम्मेदारी इस वक्त विजय कपूर जी निभा रहे हैं, तो विजय कपूर जी को सम्मानित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ मनीष मलिक जी, कृपया आइए और फूलों से इनका स्वागत। आज की नायिका सरिता सलीम मलिक जी से गुजारिश करता हूं कि आप मंच पर तशरीफ लाएं, और मैं जाने मानी साहित्यकार, वरिष्ठ साहित्यकार वरुण जी से गुजारिश करूंगा कि इन्हें फूलों से इनका स्वागत करें। फूल पड़े हुए आप चिंता मत करें। ये कविता, जो पहली कविता इनकी मैं पढ़ूंगा, जो ये भी पढ़ेंगे जरूरी है। स्वेटर। कई बार तुम्हारे ख्याल की सनाइयां सोच के हाथों में दे देती हैं। कई बार तुम्हारे ख्याल की सनाइयां सोच के हाथों में दे देती हूँ, जिसने बुनना चाहा है कई बार, जिसने बुनना चाहा है कई बार जिंदगी का स्वेटर। कुछ सपनों के सतरंगी धागे भी मैंने सहेजे हैं, एक गोला उम्मीद का, एक शोख शरारत का, एक गोला उम्मीद का, एक शोख शरारत का, एक अपनी मुस्कुराहट का, एक तुम्हारे प्रति श्रद्धा का, एक तुम्हारे प्रति श्रद्धा का। मगर इतना ही ऊन काफी नहीं है, मगर इतना ही ऊन काफी नहीं है। इनसे तो एक पल्ला भी पूरा नहीं होता, इनसे तो एक पल्ला भी पूरा नहीं हो पाता। और इस पल्ले की कुछ बुराई उदासी और तन्हाई के धागे की भी है। इस पल्ले की कुछ बुनाई उदासी और तन्हाई के धागे की भी है, जो उसकी खूबसूरती बिगाड़ देती है। पूरे स्वेटर के लिए मुझे चाहिए तुम्हारे विश्वास का धागा, प्रेम की ऊन। पूरे स्वेटर के लिए मुझे चाहिए तुम्हारे विश्वास का धागा, प्रेम की ऊन, जो तुम्हारी हंसी के रंग की हो, जो तुम्हारे हंसी के रंग की हो, मगर तुमसे मांग नहीं सकती, मगर तुमसे मांग नहीं सकती। मांगो तो तुम इनकार नहीं करोगे, जो तुमसे मांग नहीं सकती, मांगो तो तुम इनकार नहीं करोगे, लेकिन मांगना मेरे लिए नामुमकिन है। सोचती हूं, सोच के हाथों से सलाइयां वापिस ले लो। सोचती हूं, सोच के हाथों से सलाइयां वापिस ले लूं, और सिर्फ इन्हें निहारा करूं, और सिर्फ इन्हें निहारा करूं। स्वेटर ना बने ना सही, इतना ही काफी है। स्वेटर ना बने ना सही, इतना ही काफी है कि सलाइयां तुम्हारे
तुम्हारे ख्याल की हैं, कि सनाइयाँ तुम्हारे ख्याल की हैं, जिन्होंने भले ही कुछ और ना बुना हो। कि सनाइयाँ तुम्हारे ख्याल की हैं, जिन्होंने भले ही कुछ और ना बुना हो, लेकिन तुम्हें लेकर अनगिनत ख्वाब तुम रहे ही हैं, अनगिनत ख्वाब तुम रहे ही हैं। चलिए अब समय है आज की इस पुस्तक का विमोचन करने का। तो मैं मंच पर बैठे तमाम बुद्धिजीवियों से कहता हूं कि इस खूबसूरत किताब का स्वेटर जिसका नाम है विमोचन करें। और भी जितने केंद्र में आ सकते हैं और जो आना चाहते हैं आने उनको बुलाते हैं, आ जाएं। डन। थैंक यू। जानना चाहिए कि इनका काव्य का सफर, एक साहित्यिक सफर जो है कैसा रहा, इतने सालों में उन्होंने क्या किया और कब से ये लिखती हैं, जानना बहुत जरूरी है। और ये कविता मतलब कुछ और कविता भी सुनाएंगी, लेकिन इस कविता को ये खुद भी पढ़कर आपको सुनाएंगे। स्वागत है। धन्यवाद विजय कपूर जी। धन्यवाद विजय सर मुझे मंच पे बुलाने के लिए, और एक बार आप सभी का मैं यहाँ आने के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि आजकल के इस दौर में जहाँ समय निकालना बहुत मुश्किल होता है, आप सब यहाँ आए और हमारा गौरव बढ़ाया। इसके लिए मैं आप सभी की तहे दिल से आभारी हूँ। और सबसे पहले मैं ये बता दूँ आपको कि कविता सबसे पहले तो कहीं आपके जहन में होती है, और वो आती भी आपके अनुभवों को लेकर ही है। आप कुछ सोचते हैं, महसूस करते हैं, उसको एक्सप्रेस करने के लिए, उसको परिलक्षित करने के लिए आप कोई ना कोई माध्यम तलाश करते हैं। तो मुझे भी लगता था कि शायद मुझे लिखने का तो बहुत बाद में एहसास हुआ कि मैं लिख सकती हूँ या मैं लिखती हूँ। ये तो काफ़ी बड़े साहित्यकारों की वजह से ही मैं जान पाई कि शायद शब्दों में वो ताकत होती है। पहले मुझे पेंटिंग का शौक़ था, पेंटिंग क्या करती थी, लेकिन उसमें क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया हो जाता था तो मेरे पापा ने ये फैसला लिया कि नहीं, तुम इसे कंटिन्यू नहीं करोगी। तो कहीं ना कहीं कुछ अंदर दब गया, ढक गया, छिप गया, जो बाहर आने के लिए बेचैन था। तो जो सबसे सशक्त माध्यम, उस वक्त मैं डायरी लिखा करती थी, तो डायरी से कहीं ये शुरुआत हुई। और एक बार अपनी क्लासमेट को क्लास में कविता सुनाते हुए मैंने देखा, तो मुझे उससे बहुत प्रेरणा मिली कि अगर ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती, जो मैं खुद लिखूं और मैं सुनाऊं। और वहाँ से जब वो सफ़र शुरू हुआ तब मैं 13 साल की थी, और वो आज तक अनवरत जारी है। और कहते हैं कि जो कविता है उसी की चादर इतनी बड़ी होती है जिसमें कि आपके सारे सपनों के पैर समा जाते हैं। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती,
आपको कुछ भी छिपाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप अपने आप को जैसे आप हैं उसी रूप में परिलक्षित आप अपने लफ्ज़ों के माध्यम से आप उसे कर देते हैं। और हर जीवन का जो हर अनुभव है आपके जीवन सफ़र में, चाहे वो अनुभव आपके विचारों में घटित होता है, चाहे आपके आसपास के माहौल में घटित होता है, या समाज की सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए कई बार आपके माथे पर त्योरियां पड़ जाती हैं, तो वो सारे के सारे अनुभव, क्योंकि मुझे कहना नहीं आया लेकिन लिखना मैंने जान लिया, और जो भी मैंने अनुभव पाए उनको मैंने कागज़ पर उतारने की कोशिश की। और कहते हैं कि जब आप लिख रहे होते हैं तो ना तो आप जिस्म होते हैं, ना रूह होते हैं, ना मस्तिष्क होते हैं, और ना ही आप सोच होते हैं। आप सिर्फ और सिर्फ हृदय होते हैं। आप सिर्फ लेखन होते हैं, लेखनी आपका जिस्म होती है, और स्याही उसकी रूह बन जाती है, और वही स्याही उतर जाती है और भर देती है प्राणों से एक कोरे कागज को, और धड़कने लगता है लेखन। जैसे माँ अपने नवजात को जन्म देती है और पुलकित होती है अपने ही जिस्म के हिस्से को देखकर। हर लेखन में तो फिर और फिर जन्म देते हो स्वयं अपने आप को, जो कि मैंने जाना। और विलियम ब्लेक के शब्दों में अगर मैं कहूँ कि कविता क्या है, तो व्हाट इज पोइट्री? टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड एंड हेवन इन अ वाइट फ्लावर, होल्ड इंफिनिटी इन अ पाम ऑफ हर हैंड एंड एटर्निटी इन एन आवर। तो ये कविता का जो सफ़र था, लिखना तो इस तरह से शुरू हुआ, और लफ्ज़ पहले कागज़ पर उतरे, और इस किताब की शक्ल तक आने में जिन लोगों का सहयोग रहा, उनमें साहित्यकार बंधु जो भी हैं, उन सब ने मुझे बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया। ये अपनी ही झील थी कि इस काव्य संग्रह को आने में हमने शायद इतना वक्त लगा दिया। और मेरा बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर मेरी मदर इन लॉ जो यहाँ बैठी हैं, जब भी मैं किसी विमोचन से वापस आती तो उनको लगता कि नहीं मेरी किताब कब आएगी, तो शी वॉज लाइक कि नहीं यू डू इट, तुम करो। तो थैंक यू मॉम फॉर योर सपोर्ट, एंड थैंक यू पापा, आप हमेशा मेरे साथ रहे हैं, एंड थैंक्स दी फॉर एनकरेजिंग मी, एंड मनीष thank you at every step you motivated me, helped me and managed everything for me, and इस किताब को बहुत ज़्यादा मैं तंग करती रही। मिस्टर देवेंद्र, थैंक यू आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए, और कहीं भी भगाना होता है कि यहाँ किताब दे के आनी है, ये काम करना है, तो जसवीर जी थैंक यू, एंड थैंक यू माय किड्स, थैंक यू दी, थैंक यू मनु, हर्षना दी, भाभी जी, आप सभी आए, और सभी साहित्यकार बंधु, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि कपूर जी ने कहा, और हमारे जो मुख्य अतिथि महोदय पंकज मालवीय जी, मुझे उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन आप यहाँ आए, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। आलू आर्य जी, आपका तहे दिल से शुक्रिया। और विजय कपूर जी, आपने सारे कार्यक्रम की बागडोर अपने हाथ में इतने अच्छे से संभाली, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। जैसे कि स्वेटर कविता सुनाने की जो फरमाइश आई है, मैं आपको बता दूं कि मैं चंडीगढ़ में जब पहली बार 8 मार्च 2008 की बात है, वही पहली बार विजय जी से मेरी मुलाकात हुई थी, और इन्होंने ही मुझे साहित्यिक संस्थाओं से जोड़ा। थैंक यू सर। तो वहाँ पर पहली बार इस कविता को मैंने सुनाया था, और उसके बाद जितनी जगह भी मैं गई, बहुत बार इस कविता को सुनाने की फरमाइश मुझसे की गई। हालांकि ये बहुत बार पढ़ी जा चुकी है, लेकिन एक बार फिर आप सबके लिए इसे पढ़ना चाहूँगी। मैं कई बार तुम्हारे ख्याल की सनाइयाँ सोच के हाथों में दे देती हूँ, जिसमें बुनना चाह है कई बार जिंदगी का स्वेटर। कुछ सपनों के सतरंगी धागे भी मैंने सहेजे, कुछ सपनों के सतरंगी धागे भी मैंने सहेजे हैं। एक ओला उम्मीद का, एक शोक शरारत का, एक अपनी मुस्कुराहट का, एक तुम्हारे प्रति श्रद्धा का। मगर इतना ही ऊन काफी नहीं है, इनसे तो एक पल्ला भी पूरा नहीं हो पाता, इनसे तो एक पल्ला भी पूरा नहीं हो पाता। और इस पल्ले की कुछ बुनाई उदासी और तन्हाई के धागे की है, जो इसकी खूबसूरती बिगाड़ देती है। पूरे स्वेटर के लिए मुझे चाहिए, पूरे स्वेटर के लिए मुझे चाहिए तुम्हारे विश्वास का धागा, प्रेम की ऊन जो तुम्हारी हंसी की रंग है, जो तुम्हारी
हंसी के रंग की, मगर तुमसे मांग नहीं सकती, तुमसे मांग नहीं सकती, क्योंकि मांगना मेरे लिए नामुमकिन है। सोचती हूँ सोच के हाथों से सलाइयाँ वापस ले लूँ और सिर्फ इन्हें निहारा करूँ, सिर्फ इन्हें निहारा करूँ। स्वेटर ना बने ना सही क्या फर्क पड़ता है, स्वेटर ना बने ना सही क्या फर्क पड़ता है, इतना ही काफी है कि सलाइयाँ तुम्हारे ख्याल की हैं, जिन्होंने भले ही और कुछ ना बुना हो, लेकिन तुम्हें लेकर अनगिनत ख्वाब तो बने ही हैं। थैंक यू। इस किताब की गलतियाँ सुधारने में शशि मैम जी और दलजीत जी का भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। हम लोग एक बार बैठे थे, उन्होंने काफ़ी मुझे बताया कि ये चीज़ें इस तरह से की जा सकती हैं। परमजीत जी आप भी वहीं मौजूद थी, थैंक यू मैम, थैंक यू ऑल। ये तो एक ख्वाब की बात थी, लेकिन कई बार आप अपने आसपास कुछ ऐसी चीज़ें देखते हैं कि आपको जो अच्छी नहीं लगती हैं, आप उन्हें बदलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि अगर आप नहीं बदल सकते, लेकिन काश कि वो बदल जाएं। और एक औरत के साथ शायद उसे हर कदम पर अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। हालांकि कॉपरेशन मिलता है, लेकिन कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ बदलने की ज़रूरत है। तो ऐसी ही कविता मैं आपको सुनाना चाहूँगी, जिसका शीर्षक है सिलवटें। बचपन में एक सिलवट पिता के माथे पर देखी, बचपन में एक सिलवट पिता के माथे पर देखी, मेरी उम्र ही सहम गई और मेरा अस्तित्व स्वतंत्र रूप में खिल ही ना सका। कहा जाता है बेटियों को, ये मत करो, वो मत करो, यहाँ मत जाओ या वहाँ मत जाओ, वो बहुत कुछ है जो वो कर सकती हैं लेकिन नहीं कर पाती हैं। ये मेरी पीड़ा नहीं है, मैंने अपने आसपास जो कुछ देखा है। हालांकि मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे दोनों परिवार, जहाँ मैं शादी होने के बाद आई और पीछे भी, मुझे बहुत अच्छे विचारों वाले ही लोग मिले, जिन्होंने हमेशा मेरी कला की सराहना की और मुझे आगे बढ़ने में सहयोग दिया। लेकिन बहुत सी लड़कियों का ये दर्द था जो मैंने देखा, वही परिलक्षित हुआ है इस कविता में, कि बचपन में एक सिलवट पिता के माथे पर देखी, मेरी उम्र ही सहम गई और मेरा अस्तित्व स्वतंत्र रूप में खिल ही ना सका। एक सिलवट माँ की जबान में देखी, एक सिलवट माँ की जबान में देखी और मैं बरसों तक किसी बात के जवाब में मुंह ही ना खोल सकी। एक सिलवट भाई की आंखों में देखी, एक सिलवट भाई की आंखों में देखी और मेरी नजर किसी की ओर प्रशंसा और प्रेम से उठ ही ना सकी। एक सिलवट महबूब के लाचार आंसुओं में देखी, जिनकी खामोशी ने मुझसे जिंदगी की हर खुशी की कुर्बानी मांगी। तकदीर की हाथ में डाली सिलवटों को देख फफक पड़ी थी और उम्र की चादर से पुरजोर लड़ पड़ी थी, क्योंकि उसकी सफेद चादर जगह जगह से गल चुकी थी। कई बार संसार की आपाधापी में, उलझनों में, अपने काम में, जिम्मेदारियों में आप अपने आप को कहीं खो देते हैं। आपको एहसास ही नहीं होता कि शायद आप अपने लिए भी जीना चाहते हैं, या कभी कभी जब लगता है कि हाँ अपना ख्याल आता है। तो कुछ उस तरह की एक कविता बहुत पुरानी है, आई थिंक मुझे याद आज दूरदर्शन से मैं अपनी ड्यूटी करके लौट रही थी। मैं एक रास्ता जंगल से होकर के जाता है और उस दिन बहुत खुश थी क्योंकि मैंने बहुत अच्छी इंटरव्यू की थी, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। तो उस वक्त जहन में जंगल से गुजरते गुजरते जो ख्याल आया, उसको मैंने अपनी डायरी में घर जाकर उतारा। वो कुछ यूँ था, आप सबसे शेयर करती हूँ। उसका शीर्षक है मुलाकात। आज मैंने, परमजीत मैम को कविता बहुत पसंद है। आज मैंने राह चलते हर बच्चे का गाल थपथपा दिया था। आज मैंने राह चलते हर बच्चे का गाल थपथपा दिया था, हर पत्थर को प्यार से सहला दिया था, हर फूल की पंखुड़ी को चूम लिया था और रास्ते के हर पेड़ से मन साझा कर लिया था। हर राह चलते को मुस्कुरा कर देखा था और अपने हर करीबी को गले लगा लिया था, क्योंकि आज अरसे बाद मेरी खुद से मुलाकात हुई थी। और कविताएं अलग अलग जोनर की हैं। एक पुलवामा का जब एपिसोड हुआ था, उस वक्त बहुत पीड़ा हुई थी वो सब कुछ देखकर। तो उस वक्त भी एक
कविता लिखी मैंने, जो कि आप सबसे बांटना चाहूँगी। इसका शीर्षक है मौन मुखरित हो गया है। मौन मुखरित हो गया है, वक्त चिंतित हो गया है। मौन मुखरित हो गया है, बोलने का वक्त आ गया है। मौन मुखरित हो गया है, वक्त चिंतित हो गया है। उठ चुके सब स्पंदनों से, झूठ के अभिनंदनों से, कर्ण है मेरे व्यथित अब सिसकियों से, क्रंदनों से। रोम रोम पीड़ा में है और भार क्रोधित हो गया है, मौन मुखरित हो गया है। मिट गई माथे की लाली, मिट गई माथे की लाली, बच्चा बच्चा है सवाली, पसरे क्यों मेरे ही आंगन, घोर पीड़ा की रात्रि काली। काल भी शायद कहीं अब खुद अचंभित हो गया है, मौन मुखरित हो गया है। लाठी कहीं टूटी पड़ी है, बहुत से जवान बच्चे चले जाते हैं। लाठी कहीं टूटी पड़ी है, गोद में रुलाई जड़ी है, सोनी और पथराई आंखें द्वार पर कब से खड़ी हैं। घर के कोने कोने में अब शोक बिंबित हो गया है, मौन मुखरित हो गया है। गलियों में पसरे सन्नाटे, गलियों में पसरे सन्नाटे, उठते गम के ज्वार भाटे, गहन उदासी है फिजा में, दर्द दिल का कौन बांटे। टूटे हारे मूक मन में गम ही संचित हो गया है, मौन मुखरित हो गया है, वक्त चिंतित हो गया है। थैंक यू, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रचित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कवर पेज, खूबसूरत कवर पेज के डिज़ाइन के लिए। और सीमा जी, स्वागत है आपका, आपका भी देखा मैंने आपको। अमरजीत सर, आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। बबीता जी मैम, आपका भी स्वागत है। और आप सबके मिले जुले प्रयासों का परिणाम ये स्वेटर आप सबके सामने है। पढ़िएगा, कनेक्ट कर पाए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। किताब जरूर आपने पहले धन्यवाद कर दिया, अभी तो कार्यक्रम चालू है। आइए बात नहीं सर, आने के लिए धन्यवाद। चलिए एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और अभिव्यक्ति के मेरे इतने अजीज साहित्यकार जो सामने बैठे हैं, बलवंत तक्षक जी, बड़े भाई अमरजीत अमर जी, अश्विनी भीम, मैडम कपूर, बबीता कपूर, डॉक्टर दलजीत कौर, सीमा गुप्ता जी, नीना दीप जी, डॉक्टर विपुल सूद, रजनी कौर सराव जी, परमजीत परम जी, डॉक्टर सुलेखा, आप सबका फिर से स्वागत है। आगे बढ़ते हैं। बीच में मैं एक बात करना चाहूँगा कि वो अश्विनी जी आपके पास एक सिग्नेचर करवाएंगे। दरअसल हम एक चिट्ठी गवर्नर साहब को लिख रहे हैं, ताकि जिस तरह से एक्सप्लॉइट होते रहते हैं हमारे पास है लेखक, यहाँ एक माफिया भी है चंडीगढ़ के अंदर जो ये कहता है कि हम आपको ये बना देंगे, वो बना देंगे, रातों रात आपको स्टार बना देंगे, कहीं छपा देंगे और आप एक बड़े महत्वपूर्ण और बड़े साहित्यकार बन जाएंगे। इसलिए ज़रूरी ज़्यादा हो गया है कि 2 साल से हमारी जो साहित्य अकेडमी है वो काम नहीं कर पा रही है। कोविड की वजह से वहाँ दोबारा से वहाँ पे ऑफिस वेयर वगैरह नहीं, इलेक्ट सेलेक्ट जैसे भी करते हैं वो नहीं हो पाए। इसलिए ज़रूरी है कि हम गवर्नर को एक चिट्ठी लिख रहे हैं, जिसे लेकर मैं जाऊँगा, मेरे साथ आप जैसे कुछ लोग जाएंगे। आप सबके जो दस्तखत एक कागज़ के ऊपर चाहिए होंगे, जो साथ में लगेंगे कि आप सहमत हैं इस बात के लिए। जो सहमत नहीं है वो साइन ना करें। ये चंडीगढ़ के राइटर्स के लिए है, ताकि एकेडमी काम कर सके। और पिछले 2 सालों में लगभग 70-80 किताबें बाहर आ गई होती, जो एकेडमी के सहयोग से आती हैं। प्रोत्साहन राशि मिलती है या आपकी किताबों को जो पुरस्कार मिलते हैं, हर एक लैंग्वेज, 3 लैंग्वेजेस में मिलते हैं, पंजाबी, हिंदी और अंग्रेज़ी, जिसमें बेस्ट कविता की किताब, बेस्ट कहानी की किताब, उपन्यास, अनुवाद, तमाम उस तरह की चीज़ें लगती हैं। ये उसी सिलसिले में ये सिग्नेचर दिए जाएंगे, और जो आगे हम साथ चिट्ठी के साथ लगाकर आपकी तरफ से ये सहमति जताते हुए बताएंगे कि ये यहाँ के चंडीगढ़ के जो राइटर्स हैं ये चाहते हैं कि अकेडमी जो है फिर से वैसा ही काम करे जैसा वो कर रही थी 2 साल पहले से। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं इससे पहले कि एक बड़े महत्वपूर्ण दौर में आऊँ इस अगले सत्र में, जहाँ हमारे महत्वपूर्ण जो
बुद्धिजीवी साहित्यकार हैं, वो इस किताब के बारे में वो अपनी क्या नजरिया रखते हैं वो आपसे साझा करेंगे। मैं इस किताब का जो टाइटल जिसने बनाया है, रचित भंडारी, उससे कहूँगा वो दो शब्द बोलना चाहते हैं, है ना? दो ही हैं, ज़्यादा तो नहीं, बड़ा मुश्किल हो गया। दो शब्द में क्या कहोगे? आओ। मैं सरिता आंटी को थैंक यू बोलना चाहूँगा मेरे पे विश्वास करने के लिए कि मैं इतना कुछ कर पाऊँगा, क्योंकि ये मेरा मतलब मैंने ये पहली बार किया है। और मुझे इस बुक का कवर बनाने का आइडिया इन लाइनों से आया, मन धरती है कुछ न कुछ उगता ही रहता है। और आंटी आपके लिए मैंने कुछ लिखा था। सरिता का मतलब मेरे लिए S फॉर सॉफ्ट हार्टेड, A फॉर एमिकेबल, R फॉर रैविशिंग, I फॉर आइडियलिस्टिक, and T for tranquil and A for angelic. धन्यवाद। अच्छा, कितनी बढ़िया सोच भी रखते हो भाई। तुमने यूं ही पेंट नहीं किया, कविता को पढ़ के पेंट किया, तो कविता पेंट कर दिया। बहुत खूबसूरत, सच में बहुत खूबसूरत। ढेर बधाई आपको भी, आपका बेटा है? आप ही का है? देर लगाई ना आपने यूं करने में, तो मैंने सोचा किसी और करना हो, मीन्स उनकी मदद कोई और ना, तो बहुत अच्छा, बहुत बधाई आपको। आगे बढ़ते हैं। सरिता जी पहले इन्होंने कह दिया कि मैंने दिखा दी है पहली किताब जो करेक्शंस किए हैं डॉक्टर शशि प्रभा ने। तो शशि प्रभा जी आज क्या करेंगे आप गलतियां कैसे निकालेंगे? आइए। जब तक कोई रचना लेखक तक ही रहती है तो उसकी होती है। जब रचना प्रकाशित हो जाती है, पाठकों के पास आ जाती है, तो फिर उनकी होती है, वो जो मर्जी करें, पसंद करें ना पसंद करें, कोई गलती निकालें, तो मैं पहले ही सरिता को बोल देती हूँ कि माइंड ना करें, बुरा ना माने, कोई भी ना माने, क्योंकि कोई भी सीख के पैदा नहीं होता, सीखना होता। हम सारी जिंदगी सीखते हैं, हर इंसान से कहीं ना कहीं कोई गलती भी रह जाती है, कोई कमी भी होती है। यह सरिता की पहली पुस्तक है, पहला काव्य संग्रह है, लिखती बहुत देर से है। मैंने शायद कई साल पहले यह स्क्रिप्ट पढ़ी थी इसकी, लेकिन अब मैंने देखा कि उस स्क्रिप्ट में से कविताएं पूरी तो इसमें नहीं है, इस संग्रह में कुछ निकली हुई है। तो चलो जो भी है, पहली संग्रह है तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, कुछ ना कुछ। आगे अगला संग्रह और भी ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा ये भी है, ये नहीं कि अच्छा नहीं है, अच्छा है। तो मैं थोड़ा सा कुछ इसके बारे में लिखा है। पहली बात तो ये है कि मैंने जब सरिता का परिचय पढ़ा, सरिता हमारे पड़ोस में ही रहते हैं तो मिलते रहते हैं, परिचय पढ़ा तो बड़ा अच्छा लगा कि ये एक विदुषी महिला है, बहुत पढ़ी लिखी हैं और अनेक क्षेत्रों में इन्होंने काम करके अनुभव भी प्राप्त किया। दूसरी बात जो इनसे मिल करके मुझे इनके बारे में पता चली कि इनका रुझान जो है वो आध्यात्मिकता की तरफ भी है, ये बात भी पता चली। तो ये दोनों चीज़ें इनके लेखन में हमें मिलती, आध्यात्मिक रुझान भी मिलता है, दुनियादारी भी मिलती है, और जीवन के अपने परिवेश के अनुभव, ये सब कुछ इनमें हमें मिलता है। तो इन्होंने अपने इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते कि परिवेशगत जो यथार्थ होता है उसके बीच रहते हुए उसी यथार्थ के साथ अपना मानसिक सामंजस्य बिठाते हुए हर व्यक्ति कई तरह के अनुभवों से गुजरता है और उन्हीं अनुभवों की अभिव्यक्ति वो अपने हिसाब से करता है। तो इन्होंने भी अपना रुझान और अपना परिवेश दोनों को, जो कुछ दोनों से इन्हें मिला, उनको इन्होंने इस काव्य संग्रह में अभिव्यक्ति दी। तो इस संग्रह में 112 पृष्ठों का फलक है, इसमें 92 कविताएं, और इन 92 कविताओं में ये छोटी छोटी कविताएं, ज़्यादातर कविताएं छोटी, और लेकिन एहसास बहुत गहरे हैं।
ये अच्छाई है इनकी कि एहसास गहरे हैं और इस अभिव्यक्ति में कितनी भावनाएं, सुख भी है, दुख भी है, आशा निराशा, आध्यात्मिकता, दुनियादारी, समर्पण, स्वाभिमान, शिकवे शिकायतें, रिश्ते नाते, विरह की व्यथा, मिलन की आकांक्षा, काफी कुछ है। और लेकिन जो एक बात कि कविताओं का मूल भाव क्या है, बेशक बहुत कुछ है लेकिन मूल भाव क्या है? मूल भाव की बात करें तो ये रोमांटिक एहसास की कविता है। रोमांटिक एहसास, ये अब साहित्य की बात पर मैं आती हूँ। साहित्य में क्या है कि जिनका प्रमुख, इन कविताओं का प्रमुख रस जो है वो श्रृंगार, और श्रृंगार में भी विरह, विरह जो है, विरह व्यथा और मिलन की आकांक्षा। इन स्थितियों के प्रति फिर समर्पण भाव का चित्रण भी है, बीच बीच में समर्पण भाव। तो ये भाव, अब एक खास बात है, सरिता जी ध्यान देंगी कि इन सारी बातों के बीच क्या बात है? मूड, इनके मूड पर निर्भर करता है। कब ये जिस वक्त जिस मूड में होती हैं वही भाव कविता में आता है। तो मैंने ये जो मेरा आलेख है इसको मैंने नाम दिया है रोमांटिक एहसास और मूड की कविता। अब कभी बहुत निराश हो जाती हैं, कई तरह का जीवन में बहुत कुछ होता है, परिवेश भी होता है, अपना निजी जीवन भी होता है, कई समस्याएं होती हैं, तो व्यक्ति का मूड है। तो जब ये निराश होती हैं तो व्याकुल होकर क्या उठती हैं? ये घर सुनी निगाहें लिए तेरे इंतजार में कि तुम्हारे आने और मेरे हंसने में और कितनी देर। एक तरफ मिलन की आकांक्षा भी है और व्याकुलता भी, कि इनकी कविता में ना जो मिलन की आकांक्षा, यहाँ आध्यात्मिक चेतना भी है। दोनों चीजें हम मतलब फर्क नहीं बहुत ज्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि इनका और हमारा, ये किस मूड में है और पढ़ने वाला उसको किस तरह से पढ़ता है, ये उस पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपने मीराबाई के बारे में तो बहुत सुना ही होगा तकरीबन सब लोगों ने। तो मीराबाई जैसी आध्यात्मिक चेतना दिखाई देती है। मीरा कहती है, तारा गिन गिन रैन बिहानी, सुख की घड़ी कब आवे। ये मीरा कहती है। तो इसी तरह, लेकिन मीरा और सरिता में फर्क है। मीरा के भाव में और सरिता के भाव में क्या फर्क है कि मीरा भक्त थी, मीरा में जुनून है, और मीरा का प्रियतम सबके सामने स्पष्ट है, ज्ञातव्य है, पता है सबको कि मीरा किसके लिए कहती है। लेकिन सरिता जो है वो भक्त नहीं, एक विदुषी महिला है, पढ़ी लिखी है, और इनके सामने जो तुम है, तुमको संबोधित करती है। किसके लिए क्या ये भाव व्यक्त करती है? वह जो तुम है कभी तो लौकिक है, मतलब संसारिक है, और कभी वो अलौकिक लगता है, स्पष्ट नहीं होता कहीं। ये किसके लिए कह रही? वो संसारिक है या फिर अलौकिक है? तो जब लौकिक लगता है तो सरिता कहती हैं, तुम्हारी जुदाई के गम से उपजे कैक्टस देर तक साथ निभाएंगे, इतना यकीन तो है। तुम्हारी जुदाई के गम से उपजे कैक्टस देर तक साथ निभाएंगे, इतना यकीन तो है। ये कैक्टस कविता है 21 पेज पर। तो ये लौकिक प्रियतम की बात है, समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है। इसी तरह कभी ये अलौकिक प्रियतम को संबोधित करती है या अलौकिक लगता है मेरे हिसाब से। वहां कहती है, मेरा मन तेरा ही तो घर है, मेरा मन तेरा ही तो घर है, ख्वाब बिछे हैं जहां कालीन की तरह। तो यहाँ पर ये कविता है, और कितनी देर पहले भी मैंने इसकी बात की, पृष्ठ 30 पर है। अब और जो बात मैं कहना चाहूंगी कि सरिता की कविता में ये जो तुम आया है ना, तुम का एक और रूप भी है। तुम का एक और रूप है
जो पितृसत्तात्मक सामाजिक व्यवस्था में नारी के पुरुष द्वारा उत्पीड़न के रूप में स्थितियों को चित्रित करती है। वहां वो कहती हैं, जब किसी पर तुम्हारा वश नहीं चलता, तुम मुझ पर हाथ पांव चला अपना गुस्सा निकाल सुकून पाते हो। ये संसारिक नारी के उत्पीड़न की बात, जहां भी तुम है। तो ये दीवार कविता है पृष्ठ 44 पर। इसके अलावा सरिता की कविता में दर्द है, पीड़ा है, निराशा, इस सब भावनाओं की अभिव्यक्ति बड़ी खुलकर हुई। खुलकर उन्होंने इन चीजों का वर्णन किया। जैसे ये कहती हैं, गम के घने अंधेरे और स्याह रातों की सहभागी में। यहाँ पर मतलब मूड है, किसी भी तरह का मूड हो सकता है। तो अलस घोर कविता है पृष्ठ 51। फिर कभी शिकायत करती हैं, हर मौसम उदासी का मेरी किस्मत में क्यों है। शिकायत भी आखिर क्यों ही कविता है 48 पृष्ठ। अब फिर मैं दोबारा मूड की बात पर आती हूँ। कभी एकदम निराश मन स्वाभिमानी होकर के स्थितियों का सामना करने के लिए, स्थितियों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाता है। पेड़ कविता है 74 पेज पर। पेड़ की तरह अपने आप को मजबूत सिद्ध करती है। कभी कवित्री परिस्थितियों से इतनी त्रस्त हो जाती है कि पारिवारिक अनुशासन और दुनियादारी में घुटते व्यक्तित्व का वर्णन करती है। वो सिलवटें जो इन्होंने सुनाई। कभी इतनी निराश है और कभी एकदम मजबूत है। कभी उम्मीद खत्म हो जाने पर फिर एहसास उभर आते हैं। ठूंठ कविता है पृष्ठ 40। जुदाई का, बेशक तुम्हारा ख्याल भी मुझे दुख देता है, लेकिन तुम्हारे ख्याल की जुदाई का भी मुझे दुख देता है। दोनों चीजें दुख देती। उस ख्याल से मैं छोटा भी नहीं चाहती उसको। यहाँ पर एक और कवित्री है हिंदी की, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा छायावादी कवित्री थी। उन्होंने अलौकिक प्रियतम के लिए, छायावाद में अलौकिक प्रियतम की ही बात होती है, तो वो कहती है कि मैं तुम्हारे वियोग में दुखी हूँ, लेकिन मैं उस वियोग से मुक्त भी नहीं होना चाहती। वो ये कहती। और उन्होंने उस प्रिय के प्रति क्या कहा, क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। क्या अमरों का लोक मिलेगा तेरी करुणा का उपहार। रहने दो हे देव, अरे ये मेरा मित्र साथ। तो उन्हें ये संसार ही प्रिय है। वो अमरत्व नहीं चाहती, वियोग से पीड़ित है, दुखी है, लेकिन अमरत्व नहीं चाहती। इसे संसार में ही रहना चाहती। तो ये सरिता की भी भावना है। बेशक इस संग्रह के 92 कविता, 92 कविता, जिनमें से लगभग आधी कविता प्रेमाभिव्यक्ति की कविता है, प्रेम की अभिव्यक्ति और किसी तुम से सरोकार। वो तुम जो है कोई भी है, लेकिन अन्य कविताओं में इन्होंने सामाजिक सरोकार दिखाए। ये नहीं कह सकते कि सामाजिक सरोकार नहीं, सामाजिक सरोकार भी दिखाए हैं। जैसे तलाक कविता है, इसके माध्यम से इन्होंने तलाक से पीड़ित नारी का भाव जो है उसको प्रकट किया। फिर दर्पण कविता है, अहंकारी और आत्म केंद्रित व्यक्ति को जैसे ये सचेत करती है। कई लोग होते हैं आत्म केंद्रित होते हैं, दूसरों के प्रति बेरुखी दिखाते हैं, अपने आप में ही सिमटे रहना चाहते हैं। तो उनके प्रति ये कहती हैं, ये कविता है दर्पण। इस पर भी एक हिंदी के कवि ने कहा, कामायनी रचना है जयशंकर प्रसाद की। उसमें वो कहती हैं, अपने में भर सब कुछ कैसे व्यक्ति विकास करेगा। अपने में भर सब कुछ कैसे व्यक्ति विकास करेगा, ये एकांत स्वार्थ भीषण है, अपना नाश। इन्होंने कहा कि जो व्यक्ति ऐसा होगा, सरिता, कि वो कभी बिल्कुल अकेला हो जाए। तो इस तरह का भाव। अब
जिस तरह से बहुत थोड़ा ही है व्यक्ति पर पारिवारिक सामाजिक दबाव का इन्होंने वर्णन किया है, तो वहीं पर रिश्तों की बात भी नहीं करती। तो रिश्तों के बारे में कहती है, जिंदगी जैसे चारों तरफ से अनचाहे बोझ से रिश्तों के दलदल में घिरी है। अब मैं धंसता ही मेरी नियति, ये व्यक्ति की नियति है कि हम रिश्तों के बीच में रहते हैं। रिश्ते अच्छे भी मतलब रिश्तों में व्यक्ति और समाज, व्यक्ति और परिवार एक दूसरे को देते भी हैं और टकराते भी हैं। ये हमारी नियत है। रिश्तों में रहना भी जरूरी है और रिश्तों से कई बार हम त्रस्त भी हैं। तो अब मैं संग्रह के शीर्षक की बात करूंगी। स्वेटर इसका शीर्षक है, तो पढ़ी भी गई है ये कविता। अब ये संग्रह की पहली कविता स्वेटर, इसमें तुम के प्रति प्रेम के एहसास के साथ शिकायत भी है और स्वाभिमान भी है, दोनों चीजें। कवित्री का कहना है कि तो वह उस तुम के ख्याल की सलाइयों से सोच के हाथों जिंदगी का स्वेटर बुनना चाहती है। जिंदगी का स्वेटर बुनना चाहती है। रंग बिरंगी ऊन के बावजूद स्वेटर के लिए जो विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, हंसी चाहिए, उस तो वो किसी से मांगना नहीं चाहिए। यहाँ पर स्वाभिमान है। अब स्वेटर बने या ना हो, जिंदगी चले ना चले, संपूर्ण हो ना हो, उसे चिंता नहीं। तो पहली कविता तुम्हारे ख्याल पर आती है, तुम्हारे शब्द पर खास है, तुम्हारे ख्याल पर आती है। तो संग्रह की अंतिम कविता वो भी तुम्हारे ख्याल की ही बात करती है। क्या है अंतिम कविता? कविता का ख्याल, शीर्षक है ख्याल की उम्र। जहाँ कहते हैं शायद तुम्हारा ख्याल भी एक लम्हा, एक गुजला, शुरुआत भी तुम्हारा से, अंत भी तुम्हारा। अब कहा जा सकता है कि संपूर्ण भाव के आधार पर, सारी अगर कविताओं को पढ़े तो संपूर्ण भाव के आधार पर ये कविताएं पढ़ने योग्य हैं, इनको पढ़ा जाना चाहिए। अब आती है शिल्प की बात। शिल्प जिसमें भाषा, जिसमें अलंकार, शब्द, ये सब कुछ आता है। तो इन्होंने प्रभावशाली और प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग, प्रतीक बहुत सुंदर है, अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग हुआ। जैसे कहते हैं तुम्हारा प्यार जैसे दिल की जमीन पर गहराई से कभी संस्कार की मजबूती, पूरे प्रतीक अलंकार, संस्कार की कील कविता है। इसी तरह भी कहते हैं चूल्हे पर गमों की लकड़ियां, चूल्हे पर गमों की लकड़ियां, जीवन का बर्तन, पलकों का कवच, ये सारे प्रतीक है। तो बाकी अगर भाषा की बात करें तो अशुद्धियां तो कम है, ज्यादा अशुद्धियां नहीं है, लेकिन कहीं कहीं किसी शब्द का प्रयोग दुविधा पैदा करता है। यहाँ पर मैं आलोचना वाली बात आ जाती है। जैसे एक जगह इन्होंने लिखा कि सांस की तरह टंगा, सांस के लिए ऐसा टंगा नहीं होता, अटका, सांस की तरह अटका। अगर ये शब्द होता तो शायद ज्यादा सटीक होता। इसी तरह कुछ कविताएं हैं जिनमें विरोधाभास, एक ही कविता में विरोधाभासी होना। एक जगह आप कुछ और कहते हैं तो दूसरी जगह आप दूसरी तरह। तो ये कवित्री के मूड का संकेत, मूड जैसा शुरुआत करती हैं तो और अंत करती हैं तो थोड़ा अलग हो जाता है। तो उदाहरण के रूप में एक कविता है मैं ही तो, 31 पृष्ठ पर है। यहाँ पर पुरुष और नारी, इसके बीच एक नैसर्गिक रिश्ता होता है, उसकी अभिव्यक्ति करती है। अब स्पष्ट नहीं है, क्लैरिटी नहीं कि वो नारी पुरुष, संसारिक नारी पुरुष की बात करती है या अलौकिक या आध्यात्मिक, तो आत्मा परमात्मा की। तो संग्रह की जो छोटी, ज्यादातर छोटी है, बड़ी तो है ही नहीं, जो बड़ी है भी उसको हम कह सकते हैं 1.5 पेज। तो छोटी कविताएं विषय को बहुत अच्छा स्पष्ट करें।
लेकिन थोड़ी सी लंबी कविताओं में कहीं कहीं अंतर्वर्तीय लय होती है। कविता में एक अंतर्वर्ती लय होती, कविता बेशक कोई हो, वो लय उठती है। कविताओं के शीर्षक छोटे हैं, प्रतीकात्मक हैं, सारगर्भित हैं, लेकिन कुछ शब्द भाषा में, कविता में एक फ्लो प्रवाह होता है, उसमें बाधा बनते हैं। जैसे मानिंद शब्द बहुत बड़ा है, की तरह जैसे कहते हैं मानिंद इन्होंने प्रयोग किया, एक वर्ग शब्द है, वो हिंदी का शब्द है, वर्ग पृष्ठ के लिए। तो बाकी मैं कहूंगी कि स्वेटर संध्या अंत में कवित्री का अच्छा काम है, तुमसे आरंभ होकर तुम पर ही खत्म होता है। जो तुम एक रहस्य है, तुमको मैंने इन्वर्टेड कॉमास में लिया, तुम एक रहस्य है, कौन है, लौकिक है, अलौकिक है। तो अब मैं कहूंगी सरिता को स्नेह भरे आशीर्वाद के साथ बधाई देती हूँ और एक राय भी देती हूँ। सरिता के पास अनुभव और एहसास दोनों की दौलत है, खजाना है। इसलिए अगले संग्रह में इस तुम और तुम्हारा के एहसास को थोड़ा सा कम करें, क्योंकि इससे क्या होगा, अच्छा रहेगा, ये कम हो जाएगा। क्या होगा, ये कविताओं में एक रस्ता पैदा होती है, लोग आगे बढ़ते हैं, आगे छोड़ देते हैं कि इनमें तो एक ही जैसे वही बात बार बार। तो अच्छा है, ये मेरे सलाह है और मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देती हूँ कि आगे और भी अच्छा संग्रह इनकी कलम से निकले और ये अनुभवों को अच्छी तरह से अभिव्यक्ति दे सके। बहुत धन्यवाद। देखिए, जब सुनते हुए कसमसाहट सी पैदा होने लगे, यूं लगे कि बहुत हो गया, तो समझिए कि बहुत मुद्दे की बातें हो रही हैं जिसका हम सामना नहीं करना चाहते। ये सबसे महत्वपूर्ण सत्र अगर किसी प्रोग्राम का होता है वो यही होता है। अगर सुनने की ताकत आप रखते हैं, बड़ी भीतर की जानकारियां आपको मिलती हैं, नहीं रखते हैं तो कसमसाहट तो होगी, है ना। और जब हमारी किताब का विमोचन होता है तो हम चाहते हैं कि लोग बड़ी तन्मयता से सुने। ठीक है, कोई बात नहीं। जैसी अब मेरी भी जिम्मेवारी इसी तरह की लगा रखी है, तो मैं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं बहुत सी चीजें छोड़ूंगा जो हो चुकी हैं, बीच में से छोड़ता जाऊंगा। चलिए शुरुआत करते हैं। मैं अपना छोटा सा ब्रीफली पत्र पढ़ता हूँ इस किताब के ऊपर। संभावना से शुरू करते हैं कि संभावना में रहना कविता में लिंग और शैली के परस्पर क्रिया के बारे में आलोचकों और कवियों के बीच बातचीत के लिए जगह खोलता है, नई संभावनाओं की खोज करता है। अब नारीवादी आलोचना का क्या स्थान है इस बातचीत में? महिला कवियों ने खुद को कहाँ रखा है और हम कविताओं को कैसे स्थान के रूप में कैसे दर्ज कर सकते हैं जहां लिंग और शैली दोनों के प्रश्न शुरू होते हैं। मैं लगभग 2 दशकों से सरिता की कविताओं को सुन रहा हूं। ये कविताएं चकाचौंध, हैरान, चकित और आकर्षित भी करती हैं। अपनी राय को व्यक्त करने के लिए सभी भावनाओं और विचारों को कविता में डाल देती हैं। कल्पना में संजोई संजीदगी कभी कभी पाठकों या सुनने वालों को झकझोर भी देती है। इन कविताओं की भावुकता में सामाजिक व्यक्तिगत न्याय का विरोध भी मुखर होता है, जानेंगे आप जो पढ़ेंगे आप उसको। लेकिन शायद इनका सबसे जोरदार और सबसे निरंतर विरोध एक प्रतिबंधात्मक शुद्धतावाद के खिलाफ रहा है जो मानव अभिव्यक्ति को बाधित करता है। इनकी रचनाएं नारीवादी अवश्य है, पर पुरुष द्वेष नहीं है।
अंकित करिएगा इस चीज को अब कि रचनाएं नारीवादी अवश्य हैं पर पुरुष द्वेष नहीं है। इन्हें दरकार है तो समानता की, इक्वेलिटी। ये मूलतः अलगाव विरोधी है। स्वेटर ही ऐसी कविता है जो बहुत कुछ बुनती और उधेड़ती है। कविता की ताकत उसकी अर्थव्यवस्था और शब्द चयन में महसूस होती है। पहली दो पंक्तियां मौलिकता और कुशलता से काम करती हैं। ध्वनि जो है वो कविता को आगे बढ़ाती है। कविता में ध्वनि भी होती, सुनी आपने कभी? कविता सुनते हो ध्वनि का एहसास हुआ है आपको? वो ये जो ध्वनि है वो कविता को आगे बढ़ाती है और इसके पढ़ने को एक वजन देती है। सरिता अपनी आराधना और प्रतिबिंब की तीव्रता को चित्रित करती है ना, उसे पेंट करती है एक दुर्लभ तुलना के रूप में और उसकी ध्वनि का कमाल दिखता है। ये जो छवि बनती है वो सटीक और अद्वितीय है। पाठकों के दिमाग में एक छवि छपने लगती है, चित्रित होने लगती है। बहुत सी कविताएं कवि और उसके प्रेमी के बीच प्रेम के अंतर्संबंध को दर्शाती हैं। वो जो तुम जिनकी बात ये कर रही थी वो कृष्ण कन्हैया भी हो सकता है, कोई भी। ज्यादातर स्पष्ट अभिव्यक्ति की रचनाओं में बहुत सा अनकहा भी है कि किस तरह से उसे बुना गया है जिसे अनुभव के आधार पर महसूस किया जा सकता है। ठंडी उंगलियों से बुने स्वेटर का ताप आके मन कहीं भीतर तक छू लेगा। प्राप्ति से दूर रात चढ़ा सीधे दिल में उतरती हैं। जो आप उनको सुनती हैं, जिस तरह से अपनी कविताएं पढ़ते हैं, आपके मन में भीतर पहुंच जाती है। संवेदनाओं को अजब गजब संसार बना है। सरल भाषा की भेदती शक्ति को खूब पहचानती है। कला को इसका आधार बना अंतर्मन से बहुत कुछ उद्वेलित करता हुआ प्रकट होता है। सुकून के लिए अपने शहर का अनहदनाद भी इनके कानों में पड़ता रहता है। क्यों सकते हैं? इच्छाओं का शारीरिक अवतार पुरुषों के लिए महिलाएं और महिलाओं के लिए पुरुष, इसको नकारा नहीं जा सकता। छवियों का सुंदर संयोजन है सरिता की कविताएं। प्रेम की पीड़ा उसी के आनंद से भरी है। पीड़ा और मन की इस अभिव्यक्ति में महिमा और संहार साथ साथ चलता है। अनगिनत खादों की बनावट लिए आता है वही स्वयं जो पेज 11 पर सतरंगी धागों के बीच बसी हुई है 30, जिसे सहेजे पूरे 100 रंग अपनी विविधता संग सामने आते हैं। सरिता का प्रवाह जो संग्रह के रूप में है, अब रुकने वाला नहीं। अभी और बहुत से कई संग्रह आपके सामने आएंगे। जैसा कि डॉक्टर साहब ने अभी कहा था कि वो उतनी कविताएं नहीं है जितनी उन्होंने पढ़ी। इसका मतलब और पढ़ी हुई है। मैंने सारी पढ़ी। आपने सारी पढ़ी है, औरों ने नहीं पढ़ी है ना, तो दूसरे संग्रह बना रहे कविताओं के बारे में थोड़ा मैं कहूँगा कि 13 नंबर में 13, 14 ऐसे बोलता जाऊँगा, उसी में से नीचे समराइज फॉर्म में 13 में ये है कि इंतजार भी अनेक रूपों में अपनी निरंतरता बनाए रखता है। 14 में एहसासों की खामोशी को पढ़ने का प्रश्न उठाती है। 15 में ये जिस पन्ने पे वो कविता है, दिल की जमीन से यादों की उड़ती भाव का एहसास उभरता है इनकी कविता इस कविता जो पेज 15। 16 में नाम मानने की विवशता की हवाएं नहीं रुकती हैं, ये एहसास आता है। 18 में फिर किसी को महसूस करने की, खूब जीने की बात आती है। 19 में उसके एहसास के ठंडे झोंके का मन भीतर प्रवेश करना आता है। 21 में जुदाई गम से उपजे कैक्टर संभाल कर रखना किसी और के लिए ये बात होती है। 22 में एहसासों की पुनरावृत्ति से तौबा कर लेना आता है और 28 में जैसा भी रहा हो प्रेम, उसे सहेजने की बात करती है कविता।
30 इंतजार बरकरार रहता है तस्वीरों की तरह टंगा। 31 कहती है मेरा अस्तित्व तुझसे है, तुम्हारा जीवन प्राण मैं। 35 में याद की हवा से जीवन रूपी किताब के पन्ने पलटने लगते हैं। 37 में मेरे हिस्से की धूप कहाँ है का प्रश्न उठता है। 39 में पीड़ा की अनेक सिलवटें उभरती हैं। 43 में बच्चे के जरिए खुद से मुलाकात करती है कवित्री। 44 में किसी के अस्तित्व को बचाए हुए दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। 45 में बोया नहीं और बीज रूप में प्राप्त करती हैं उसके असर से अक्षर जो कविताओं का आधार बनते हैं। 46 में जिंदगी का रेत की मानिद फिसलना पछतावे को लेकर आता है। 49 में शिक्षक क्षितिज को छूने की चाह में उम्मीद की डोर अब भी नहीं छूटती, ये बात रखती है। 53 में रिश्तों की सोनी खुशबू का आह्वान है। 54 में बादलों की तरह आता है बहुत कुछ अनकहा अनसुलझा। 56 में अविश्वास का जहर कैसे डर से भर देता है, ये बात मुखर होती है। 57 में देखिए मौन कैसे जीवन को चलायमान रखता है, ये एहसास भी दिखता है। 49 में 59 में उसके होने या ना होने के बीच बस एक नीड का ख्याल आता है। 61 में विश्वास पूर्णता का एहसास किया जाता है। 67 में जुदाई गम कैक्टस सा बनकर ठहर जाता है अनसंग। और 70 में कहीं ये इश्क की दस्तक तो नहीं, बेवजह मुस्कुराती फिरती हूँ, ये वाला एहसास। 71 में फिर उदासियों की धूल पसरने लगती है ख्यालों में। और 79 में मोहब्बत का इकरार यूं आता है सामने कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। ये मोहब्बत का एहसास है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती। अब 89 में घर में दुख आता है तो मेहमान बनकर रह जाता है, ये उस पीड़ा का एहसास है। तो करते करते मैं पृष्ठ 95 पर पहुंच गया कि दुख संताप और पीड़ा झेलते मौन मुखरित हो जाता है। अंततः सब स्वीकार करते हुए कि जो है जैसा है, जो चल रहा है, जो आगे होगा, जो बीत गया, सब ठीक था, सब ठीक होगा। बहुत धन्यवाद। अब इससे पहले कि मैं आपसे अध्यक्ष डॉक्टर कैलाश आर्यवैली जी से कहूँ कि उनका बच्चा साथ ही ये जो अध्यक्ष भाषण होता है मिलाकर एक कर दें, उससे पहले जो आज मुख्य अतिथि डॉक्टर पांडे, हाँ, तो डॉक्टर पंकज मालवीय जी से गुजारिश होगी कि वो अपने 2 शब्द रखें ताकि हम आखिर में अध्यक्ष महोदय से उनके विचार जाने पुस्तक के बारे में और साथ में ऑफकोर्स प्रोग्राम के बारे में। एक अध्यक्ष भाषण करता हूँ, आप कुछ कहना चाहते हैं? कौन बोलना चाहते हैं? परमजीत मैम। सामने बैठे साथियों, कौन है? देखता जरा मुझे जी। हाँ जी, और ऊपर की तरफ कौन है? आप जरा नजदीक। हेलो। हाँ ठीक है। आ रही है आवाज? आ रही है। कहते नहीं आ रही। कौन किसको नहीं? अच्छा, ये आप मान के चलें कि ये देखो पर्चे में सारी बातें हो गई है तकरीबन इसकी किताब के बारे में। तो मैं पंजाबी की कोई पंजाबी च गल करूँगी। सरता मेरी बहुत ही अच्छी सखी है, असी गली च रहने हैं तो इहदियां कविता असी किन्ने सालों तो आपस में शेयर कर रहे हैं। और बहुत बार मैं इन्होंने कहा कि तुसीं अपनी कोई ना कोई किताब जरूर छपाओ, और बार बार कहने दे नाल किताब जिहड़ी है वो आ गई। पर्चियां छोड़ गल है, मैं तो एक हल्की फुल्की गल करनी है कि स्वैटर किताब जो मेरे हाथ में आई तो स्वैटर दे मेरिया नज़र च मैं नहीं बदल गया कि स्वैटर दे की मैंने कि स्वैटर का जो नाम रखा गया, चाहे उन्होंने पोइटिक कहो चाहे कुछ, जिस तरह असी स्वैटर में बुनते हैं
ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਫੰਦੇ ਪਾਣੇ ਸਿੱਖਦੇ, ਕੁੰਡੇ ਪਾਣੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਿੱਖਣ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਵੈਟਰ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਦਾ ਸਵੈਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੁਣਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਰਦਾ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜੋ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵੈਟਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਸਰਤਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵੈਟਰ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵੈਟਰ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਸਵੈਟਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਇਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਵੈਟਰ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਦਾਰ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2 ਰੰਗਾਂ ਦਾ ਸਵੈਟਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ। तो सो बेटे ने जोड़ा इन्हों टाइटल बनाया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰੰਗ ਬਰੰਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਸਵੈਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਭਰਪੂਰ ਰੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। और जी सरलता की कविता एहसास से भरपूर है। सरलता की कविता एहसास से भरपूर है। हर छोटे से छोटा एहसास और उसमें से गुजरते हुए वह ख्यालों की सलाइयों से ज़िंदगी की उधेड़ बुन करती हुई ब्रह्मांड से 7 रंगों को चुराती हुई, ब्रह्मांड से 7 रंगों को चुराती हुई खुद पे नाज करते हुए, खुद पे नाज करते हुए लम्हों को कागज़ पे उतारती है तो पाठक को भी अपने साथ ही बांध देती है और परेशानियों का सामना करने की प्रेरणा भी देती है। तो इसकी जो कविता ये कह रहे थे कि परम को बहुत पसंद है, वो तो मैं दोबारा नहीं कहूँगी। एक देखो इसकी कविता है, कहते हैं कि जो दे दिया, जो तुमने किसी को दे दिया, जो दे दिया वास्तव में वही पाया है इस मन ने, वास्तव में वही पाया है इस मन ने, मगर इस अनुभव से तुम शायद अब तक अछूते हो। इसीलिए तुम देने के सुख और समर्पण की खुशी को नहीं हासिल कर पाए, इसीलिए तुम देने के सुख और समर्पण की खुशी को हासिल नहीं कर पाए। यही तुम्हारे दुख का कारण है। ये एक सदा है, एहसास है कि जो तुम किसी को देते हो वही संपूर्णता है। और सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बहुत मज़ा आया। कमाल की बात है। वैसे ये जो गर्माहट देता हुआ जो स्वेटर है, इसी में बॉर्डर भी है, अगर क्रॉस कर गए तो फंदे हैं। फिर भी ये गर्मी देता है, गर्मी का एहसास देता है। चलिए अब मैं जो अध्यक्ष जी से पहले मुख्य अतिथि जो हमारे डॉक्टर पंकज मलिक हैं, उनसे कहूँगा कि 2 शब्द वो कहें किताब के बारे में। एक बार फिर से जो बाद में आए हैं उनके लिए डॉक्टर पंकज मलिक है, जिनको हम बड़े सालों से चेखव कहते हैं, क्योंकि उन्होंने चेखव की तमाम साहित्य को सीधा रूसी से हिंदी में अनुदित किया है। बड़े बहुत ही ऐसे ढंग से किया है कि आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हिंदी की ही रचनाएं हैं। ये पूर्व अध्यक्ष हैं रशियन डिपार्टमेंट ऑफ रशियन स्टडीज़ पंजाब यूनिवर्सिटी के और डीन पंजाब यूनिवर्सिटी। स्वागत है। डॉक्टर कैलाश आलवालिया जी, डॉक्टर शशि प्रभा जी, विजय कपूर जी और सरिता जी। सबसे पहले मैं सरिता जी को उनके काव्य संग्रह स्वेटर के लिए बहुत बहुत बधाई और अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, इस आशा के साथ कि भविष्य में वो अपनी उत्कृष्ट रचनाओं से हम सभी लोगों को आत्मविभोर एवं शिक्षित करती रहेंगी। मैं कोई समीक्षक, आलोचक या कहें कि समालोचक हूँ, तो मैं वो नहीं हूँ। मैंने इनकी ये काव्य संग्रह
एक पाठक के रूप में पढ़ा है, और मैं यहाँ पर कुछ काव्य सृजन के बारे में जो मेरी समझ है उसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा उनके कविता संग्रह के संदर्भ में। मैं समझता हूँ कि काव्य सृजन गद्य लेखन की अपेक्षा ज़्यादा कठिन और जटिल काम है। वो कठिन और जटिल क्यों है? क्योंकि काव्य सृजन में कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक सारगर्भित अर्थों का निष्पादन होता है। यद्यपि कवि के पास अपार असीम शब्द भंडार होता है, लेकिन जब वो कविताएं लिखता है तो उसे सीमित और सटीक शब्दों की आवश्यकता होती है। मैं समझता हूँ सरिता जी पूरी तरीके से सफल हुई हैं और खरी उतरी हैं। उन्होंने अपनी कविताओं में गागर में सागर भरा है। कवि के लिए ये आवश्यक होता है कि वह अपनी कविताओं का विषय किस तरीके से चुने। तो अक्सर ये देखा गया है कि कवि अपने अनुभवों से या जो उसके आसपास जो घटनाएं होती हैं उसके प्रति उसकी संवेदनाएं, उसकी प्रतिक्रियाएं को ही वो अपनी कविताओं में प्रकट करता है। जो कवि के अनुभव हैं वो किसी पाठशाला, विद्यालय या विश्वविद्यालय में अर्जित नहीं किए जा सकते। मैक्सिम गोर्की ने जो कभी किसी पाठशाला, विद्यालय या विश्वविद्यालय में नहीं पढ़े थे, उन्होंने अपनी आत्मकथा माई यूनिवर्सिटीज़ मेरा विश्वविद्यालय में लिखा था कि द लाइफ ऑफ द पीपल बिकेम यूनिवर्सिटी फॉर मी। और उन्होंने अपने जीवन के अनुभव और दूसरे लोगों के जीवन के अनुभव और अपने सामाजिक सरोकार को लेकर के जो उनकी संवेदनाएं थी उस पर उन्होंने अपनी रचनाओं का विषय बनाया और उनकी रचनाएं जो हैं वो कालजयी सिद्ध हुई। तो इस संदर्भ में भी सरिता जी ने अपने अनुभवों को जितने प्रभावशाली ढंग से अपनी छोटी छोटी कविताओं में ढाला है वो निश्चित रूप से बहुत ही प्रशंसनीय है, और इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। काव्य सृजन में एक बात और भी बहुत आवश्यक है कि कवि की दृष्टि कैसे है। क्योंकि कवि जब अपनी कविताएं लिखता है तो उसकी एक विशिष्ट दृष्टि होती है और इसीलिए वो अन्य सामान्य लोगों से अलग होता है। मुझे एक घटना याद आती है कि एक पुराने शहर में एक मोहल्ले में एक पार्क होता है, और जैसा कि आमतौर से देखा जाता है कि पार्क के किसी कोने में मोहल्ले का सारा कूड़ा वहाँ पर डाला जाता है। तो एक ऐसे पार्क में कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनकी गेंद उस कूड़े पर जाके गिरती है, और गेंद को पकड़ने के लिए सारे बच्चे एक साथ भागते हैं और वे वहाँ देखते हैं कि एक गाय का बछड़ा उस कूड़े से चमड़े का जूता चबा रहा है। तो सारे बच्चे एक साथ चिल्लाते हैं कि देखो गाय का बछड़ा चमड़े का जूता चबा रहा है। तो उसमें से एक बालक वो कहता है कि वो ये बछड़ा चमड़े का जूता नहीं चबा रहा है, यह अपनी मृत माँ की खाल से बने इस चमड़े के जूते में उसके ममत्व को अनुभव कर रहा है। तो ये दृष्टि होती है कवि की, और इसको इस घटना को एक कवि ने इस तरीके से भी कहा है कि कूड़े के ढेर में चमड़े का जूता चबाते तल्लीन बछड़े को देखकर था हैरान मैं, शायद ये चमड़े का जूता उसकी मृत माँ की खाल से बना था और वह डूबा था मातृत्व के एहसास में। तो ये कवि की दृष्टि होती है। मैं एक रूसी कथाकार जो 20वीं सदी के बहुत ही महान कथाकारों में से एक थे, कंस्टांतिन पाउस्तोस्की,
की कहानियों का अनुवाद कर रहा था और ये कहानियाँ उनकी यात्रा संस्मरण में थी। तो उनकी एक कहानी रेत का जब मैंने अनुवाद किया तो मैंने देखा कि उन्होंने किस तरीके से एक प्राकृतिक चमत्कार को अपनी कहानियों में किस तरीके से बुना था। उन्होंने दिखाया कि समुद्र के किनारे भरी दोपहर में फैली रेत के कण की चमक कैसे किसी के जीवन की धारा को बदल सकती है। ये सोच जो है वो केवल एक कवि या लेखक ही कर सकता है। तो ये कहानी ज्ञानपीठ पुरस्कार से पुरस्कृत केदारनाथ सिंह जी की पत्रिका 20 शब्द में छपी थी। इस कहानी को पढ़ करके केदारनाथ सिंह से मेरी JNU में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार में मुलाकात हुई, जहाँ पर मैंने पाउस्तोस्की की कहानियों के कुछ रोमांटिक और एक्सोटिक एलिमेंट्स के ऊपर एक पर्चा पढ़ा था और उस सत्र की अध्यक्षता केदारनाथ सिंह जी कर रहे थे। तो सेमिनार के बाद उन्होंने मुझसे इस लेखक के बारे में पूछा और विशेष रूप से उन्होंने उस रेत की चमक का जिक्र किया और कहा कि इस तरीके की दृष्टि जो है वो किसी आम लेखक की नहीं हो सकती है। तो उनका भी ध्यान वहाँ पर गया। उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे इस लेखक के बारे में बताइए और मैं उनके विशेष आमंत्रण पर उनके घर प्रेस इनक्लेव में गया और करीब 2-3 घंटे तक हम इस लेखक के बारे में बात करते रहे। और लेखक के बारे में क्या बात कर रहे थे, हम उसकी विशेष दृष्टि के बारे में बात कर रहे थे। उसके तमाम कहानियों में इस तरीके की जो प्राकृतिक संकल्पनाएं थी उससे कैसे मानवीय भावनाएं अभिव्यक्त हो सकती हैं, उसकी पराकाष्ठा उनकी कहानियों में, उनकी यात्रा संस्मरण में हमें देखने को मिली थी। और इसी तरीके की दृष्टि जब मैं सरिता जी की कविताएं पढ़ रहा था तो मुझे भी अब उन जो हमारे जीवन की में जो घटनाएं हो रही हैं उन घटनाओं पर विशेष दृष्टि और उस विशेष दृष्टि के कारण जो है उसमें से उसकी बारीकियां निकाल करके कविताओं में अभिव्यक्त करना, ये सरिता जी की कविताओं में बहुत अच्छी तरह हमें देखने को मिली है। मैं कविता की भाषा के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँगा। मेरे एक मित्र हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध दलित साहित्य के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उनको उनके आत्मकथा जूठन पर अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली है। वो मेरे पड़ोसी भी हुआ करते थे और मेरे साथ एक रक्षा मंत्रालय की परियोजना में काम भी करते थे। तो हम अक्सर उनसे बात किया करते थे, साहित्यिक चर्चा करते थे। तो मैं उनसे पूछता था कि वाल्मीकि जी, आप कविताएं इतनी अच्छी कैसे लिख लेते हैं, हमारे से कविताएं क्यों नहीं बनती हैं? तो वो कहा करते थे कि आपसे कविता इसलिए नहीं बनती है कि आप जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत और दिनकर बनना चाहते हैं, आप पंकज मालवीय नहीं बनना चाहते हैं। तो मैंने कहा इसका क्या मतलब है? कहने तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर जो भी संवेदनाएं हैं, जो भी अनुभव हैं और जो भाषा आपको आती है, आप उसी भाषा में उसको अभिव्यक्त करें। कोई आवश्यक नहीं है कि आप जयशंकर प्रसाद को कॉपी करें वहाँ पे। तो आप ना तो जयशंकर प्रसाद बन सकते हैं और ना पंकज मालवीय बन सकते हैं। तो अपनी मौलिकता को और अपनी पहचान को बनाने के लिए आप अपनी ही भाषा में अपने ही अनुभवों को, अपनी भावनाओं को, अपनी संवेदनाओं को अभिव्यक्त करने की कोशिश करें। और ये पक्ष हमें सरिता जी की कविता में बहुत अच्छी तरीके से दिखाई पड़ता है कि उन्होंने हिंदी और उर्दू का इतना प्रभावशाली समन्वय किया है कि जो अनायास ही ऐसा लगता है कि भाषा जो है बड़ी स्वाभाविक रूप से जो है वो बह रही है। जब मैं इनकी कविताओं को पढ़ रहा था तो 2 विषय के ऊपर जो है मेरा ध्यान गया। एक विषय कि जब हम अपनी भाषा में कुछ ऐसे शब्द, दूसरी भाषाओं के ऐसे शब्दों को जब अपनाते हैं और विशेष रूप से जब यूरोपीय भाषाओं के शब्दों को हम लेते हैं तो हमें बहुत सतर्कता की आवश्यकता है, क्योंकि उसके उच्चारण में कभी कभी क्या होता है जिसको हम बोलते हैं एथनो-लिंग्विस्टिक इंटरफेरेंस, कि जो हमारी अपनी मातृभाषा है, जो हमारी मातृभाषा का ध्वनि विज्ञान है, उसके नियमों को हम
विदेशी भाषा के शब्दों के उच्चारण में लगा देते हैं, और जब उसको हम अपनी रचनाओं में इस्तेमाल करते हैं तो उसके उच्चारण जो है वो मौलिकता उसकी खत्म हो जाती है। जैसे कि 3 शब्द हैं, ट्रांसलिटरेशन जिसको हम बोलते हैं कि लिप्यांतरण, या ट्रांसक्रिप्शन जिसको प्रतिलेखन कहते हैं, और ट्रांसलेशन जिसको हम अनुवाद कहते हैं। तो जब हम विदेशी भाषाओं से शब्दों को अपनी भाषा में लाते हैं तो हमें इन 3 स्तरों पर जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो हमें देखना होता है कि जिस भाषा से हम शब्द ले रहे हैं उसका ध्वनि विज्ञान क्या कहता है। उसके ध्वनि विज्ञान में जो वॉइस और वॉइसलेस वर्ड्स होते हैं उसमें रिडक्शन ऑफ वॉवेल होता है। हम जैसे अंग्रेजी के कोई शब्द लें, जैसे कंटेस्ट है, तो कंटेस्ट में सी ओ होता है, लेकिन हम ओ का उच्चारण नहीं करते हैं क्योंकि अंग्रेजी के ट्रांसक्रिप्शन में जो अंग्रेजी के फोनेटिक्स है उसमें जो अनस्ट्रेस्ड ओ है वो अप्रोनाउंस होता है, जिसको हम रिडक्शन ऑफ वॉवेल बोलते हैं। इसीलिए क्या होता है, अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि चेखव वर्ड, चेखव जो है वो उसका असली प्रोनाउंसिएशन, लेकिन मैंने बहुत से लोगों को देखा है लोग उनको चेखोफ बोलते हैं, जबकि वह जो होता है वो दूसरी भाषा में जब किसी भी शब्द के आखिर में व ध्वनि आती है तो वो फ को कहा जाता है। गरबा चौफ होता है, गरबा चौफ नहीं होता है, गरबा चौफ होता है वो। तो जो विदेशी भाषाओं की जो फोनेटिक्स है उसको हम अपनी भाषा में लाते हैं तो उस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे टॉल्स्टॉय इज अ ओरिजिनल वर्ड टॉल्स्टॉय जिसको हम बोलते हैं, लेकिन अगर कोई फीमेल है तो उसको हम बोलते हैं टल्स्टाया। लेकिन अगर टल्स्टाया को आप टोल्स्टाया बोलेंगे तो ये बहुत ही डेरोगेटरी रिमार्क है, यानी कि आप किसी महिला को जिसका नाम टल्स्टाया है उसको आप टोल्स्टाया कह रहे हैं, उसको आप कह रहे हैं कि तुम मोटी हो, टोल्स्टाया मतलब मोटी हो। तो वहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि आपको मार खाने का भी डर रहता है। तो विदेशी भाषाओं से जब हम शब्दों को लेते हैं तो इसमें हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। और एक विषय की और भी हम बात करेंगे कि कभी कभी क्या होता है कि हम किसी उत्साह में जब हम कोई अपना संग्रह निकालते हैं तो प्रूफ रीडिंग में काफ़ी गलतियाँ जो है वो शायद स्वाभाविक भी है, उसका टाइपिंग मिस्टेक भी हो, और कभी कभी क्या होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये गलतियाँ हो रही है, क्योंकि हम उसके लिए हमें सही उसका रूप नहीं पता होता है। तो जब भी कभी कोई प्रकाशन हम करते हैं तो ये ज़रूरी है कि उसका जब अंतिम प्रकाशन का निर्णय होता है उसके पहले हमें किसी ऐसे व्यक्ति से जो भाषा का ज्ञाता है उससे जरूर प्रूफ रीडिंग करानी चाहिए, क्योंकि आपका काम बड़ा उत्कृष्ट होता है, लेकिन जब आप उसको पढ़ने बैठते हैं तो उसमें कुछ एक ऐसी त्रुटियाँ होती हैं जो कि स्ट्राइक करता है कि ये कैसे रहेगी। तो हमारे ख्याल से हम सभी लोगों के लिए एक सीखने का एक मौका होता है और हम लोगों को उस तरफ ध्यान भी देना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा इसके बारे में बात नहीं करूँगा, लेकिन अंत में एक बार फिर मैं सरिता जी को उनके इस उत्कृष्ट रचना के लिए बहुत बहुत बधाई और आपकी शुभकामनाएं देना बहुत धन्यवाद डॉक्टर मुकेश बारगेया, आपने कविता की रचना प्रक्रिया के बारे में इतना कुछ बताया। सरिता की रचना प्रक्रिया को साथ में जोड़ते हुए अद्भुत था, बहुत मजा आया। मुझे एक बार याद आया, एक दिन मैंने इनसे फ़ोन किया कि मैं आपके ऑफिस में आ रहा हूँ, तो रशियन के बारे में कोई जानकारी हासिल करें। आते मुझे कहते हैं कि चाय पी ली, मैं तो अभी चाय कितने, मैं तो रशियन में बोल रहा हूँ। तो रशियन में भी यही बोला जाता है और इसका मतलब यही है जो आपको हिंदी में समझ में आ रहा है, चाय पी ली। ये रशियन है। और अग्नि को अगुन बोलते हैं। इस तरह से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो बिल्कुल सीधे संस्कृत से आपको मिले हैं। मैत्रदेव, त्रिदेव, ये कितने वहां के हैं, ये सब हमारे यहीं के हैं, ठीक है। लेकिन वो पता नहीं वहां जाके हिंसा में कैसे वो लिप्त हो गए, जो यूक्रेन पे उन्होंने इस तरह से प्रहार किया है। खैर, लेकिन वो और बात है, आगे बढ़ते हैं।
प्रोग्राम के कार्यक्रम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। खाने का समय होता है लेकिन खाना नहीं मिलेगा आपको, चाय और कुछ खाने के लिए मिलेगा। अब मैं बहुत आदर से डॉक्टर कैलाश अहलूवालिया जो जाने माने साहित्यकार हैं, रंगकर्मी हैं, आलोचक हैं, रंग निर्देशक हैं, दोनों ही भाषाओं में समान अधिकार से लिखते हैं, अंग्रेजी और हिंदी में, रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं। और एक बार फिर से जिनको नहीं पता कि अनुभव के गुरु हैं, रेगुलर पढ़ाई के भी और थिएटर के भी, दोनों। साहित्यकार, मैं एसोटेरिकली कुछ बातें कहूँगा। शायद सारी कविताओं के बारे में तो बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन कुछ कविताएं मैंने चुनी हैं जिनके बारे में मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। अंत में पहुँचते पहुँचते बहुत सारी बातें जो मेरे दिमाग में थी वो खत्म होती गई। एक प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मेरे दिमाग में चलता रहा। बहुत सारी बातें शशि प्रभा जी ने कह दी कथ्य के बारे में, और मैं समझता हूँ कि एक आध बात उसके बारे में कहना चाहूँगा। तुम के बारे में ये बात कर रही थी, मैं कुछ बातें तुम के बारे में कहना चाहता था, लेकिन उन्होंने लौकिक और लौकिक की बात की तो मुझे भी थोड़ी दुविधा होने लगी, इसलिए वो बात मैं ज़्यादा नहीं करूँगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि कविता में एम्बिग्युइटी होनी बहुत ज़रूरी है। अगर कविता हर सवाल का जवाब देते तो वो कविता नहीं रहती। उसमें कुछ सवाल रहने चाहिए, कुछ एम्बिग्युइटी रहनी चाहिए, कुछ ऐसी बातें जो गूंज से और हमारे मन में अनेक प्रश्न, संशय, शंकाएं कर, वो कविता सबसे अच्छी कविता होती है। और मैं समझता हूँ कि इस संग्रह में सरिता जी की जितनी भी कविताएं हैं वो कई तरह की शंकाएं उत्पन्न करती हैं। उनमें एम्बिग्युइटी भी है, साफ दिखाई भी नहीं देता उनमें अर्थ, और बहुत उलझा हुआ भी नहीं। तो मैं सबसे पहले सरिता जी को उसकी इस किताब के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और मैं समझता हूँ कि ये कविताएं जो हैं ये बहुत सुंदर कविता है, और ये कविताएं जो हैं इनमें कुछ खूबसूरत बातें हैं। मैं उन बातों की तरफ थोड़ा सा संकेत करूँगा। इन कविताओं में सजीव रूपक, कुछ कविताओं में मेटाफर उन्होंने क्रिएट किए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उनकी तरफ मैं थोड़ा इशारा करूँगा। पहले ये जो स्वेटर का ताना बाना है, इसके बारे में इनके जो रचयिता हैं रचित भंडारी, बहुत खूबसूरत काम किया इन्होंने। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे पहले तो कविता थी, इससे पहले आपके चित्र से पहले कविता थी, तो कविता के बारे में बात की जाए पहले। लेकिन आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने इस तरह से इस सारी बनावट को टाइटल पेज पे रखा और बनाया इसे। जैसा कि मैंने कहा कि रूपक ढूंढने में या मेटाफर बनाने में बहुत सिद्धहस्त है सरिता जी, और वो इसलिए है कि शिफ्ट से सोचती है और महसूस करती हैं, और इसी वजह से बड़ी कंक्रीट इमेजेस उनके दिमाग में आती हैं, और वही इन्होंने अपनी कविताओं में प्रयुक्त किए हैं। ये कविताएं तरल संवेदनशीलता की कविताएं हैं, बहुत संवेदना, बहुत सूक्ष्म भाव जो कि मन को छूते हैं, और हर कविता में कहीं ना कहीं सिलाइयों की चुभन है, मिठास भरी चुभन, चुपके से चिपटी काट कर
हर कविता गहन गहवर में उतारती सी महसूस होती है। पाठक को वो यही एहसास देती है। बहुत सूक्ष्म तरीके से प्यार को परिभाषित किया है इन्होंने, उसकी व्याख्या की है, और उस प्यार में एम्बिग्विटी है, वो पूरी तरह से विश्वस्त नहीं है। और इसी वजह से बहुत सारी कविताओं में कुछ पंक्तियाँ ऐसी हैं जिससे ये लगता है कि ये जो कविता का विशेष तथ्य इस प्यार के से संबंधित है, वो किससे संबंधित होगा और किसके इर्द गिर्द ये घूमता होगा। विवेचन की दृष्टि से देखें तो ये कविताएं मन के भार को हल्का करती हैं। आप धीरे धीरे इन कविताओं को पढ़ें। छोटी कविताएं जैसे कि शरीर ने कहा, लेकिन एहसास बहुत गहरे हैं, तो आप इन्हें धीरे धीरे पढ़ें तो मन से तो अपने बोझ हैं वो हल्के हो जाते हैं। तो मैं पहली कविता जरूर पढ़ना चाहूँगा और उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। ये जो मैंने रूपक की बात की, ये रूपक जो है ये बहुत साइंटिफिक तरीके से बना गया। एक ये स्वेटर जो है पूरा रूपक है, सिलाई बुनाई की पूर्ण प्रक्रिया है, जैसे ख्याल की सिलाई सिलाई से हटता नहीं है, या बनावट से कोई पंक्ति कोई शब्द दूर नहीं जाता, उसी के इर्द गिर्द घूमता। ख्याल की सिलाइयाँ हैं, जिंदगी का स्वेटर भले ही है, लेकिन स्वेटर सपनों के सतरंगे धागे हैं जो कि बुनाई या सिलाई में बहुत जरूरी होते हैं। एक गोला उम्मीद का, फिर गोला जो है वो सिलाई से संबंधित है। इसलिए देखिए कि पूरी इस तरह से पूरा ये रूपक जो है इस तरह से ये पूरा एक चित्रण, एक गोला उम्मीद का, एक शोक शरारत। अब इसमें बड़ी बुरी बात है कि उस बनावट की ही सारे एलिमेंट्स, एक मुस्कुराहट और एक तुम्हारे लिए और श्रद्धा, ये थोड़ा सा यहाँ पे डिपॉजिट होता है कि जब वो इस रूप को छोड़ करके आगे बढ़ती हैं तो उसे एक व्यक्ति के साथ संबंधित करती हैं, मिलाती हैं। तो इससे पता हमें चलता है कि कहीं थोड़ी थोड़ी उदासी और अकेलेपन के धागों की बात करती हैं, और इस तरह से ये कहती है कि पूरे स्वेटर के लिए प्रिय के विश्वास के धागे बहुत जरूरी है। इसी तरह एक और कविता है पेज 93 पे कपड़ा। यहाँ देखिए कि पूरा रूपक है, दिल का कपड़ा, वक्त की मशीन, हिम्मत की सुई, सब्र के टांके, खुशियों के साथ। अब साइंटिफिकली आप देख लीजिए ये चीज़ें बनावट के लिए या बुनाई के लिए, सिलाई के लिए वो जरूरी होती हैं और कपड़ा बनाने के लिए। तो ये एक बहुत सुंदर बात है जो दी है कि एक रूपक जो उन्होंने खड़ा है, एक मेटाफर जो तैयार किया है, वो एक सेंट्रल आइडिया के साथ संबंधित करता है, हर इधर नहीं जाता। इसी तरह से एक और कविता है पृष्ठ 15 पे, एक और कविता धुंध। अब देखिए धुंध का साइंटिफिक
कैसे बनती है, वो क्या है, वो सारी बात स्वरूप में आती है। दृश्य का दरिया, दिल की ज़मीन और दरिया ज़मीन, वक्त का सूरज और याद की वाट, ये सारी बात। अब देखिए ये पूर्ण रूपों है कि इन्होंने इस तरह के रूपों किस तरह से मेटाफर बुने। एक और कविता के बारे में मैं जिक्र करना चाहूँगा, इंतज़ार। मैं तन्हाई की इस अमावस्या रात में तुम्हारी याद का चिराग जलाए बैठी। रात काली होती है, शामल होती है, अकेली होती है, अमावस की होती है तो अमावस्या होती है, रात का अपना वजूद है। और रात के इर्द गिर्द ये सारा रूप होता है, उसका घनापन, इनके मूड और प्रीतम की प्रतीक्षा का घना प्रतीक बन जाता है। निहायत नाजुक ख्याली है इस कविता में। मैं सारी कविता नहीं पढ़ूंगा, कुछ कविता में पढ़ूंगा। स्वीकारोक्ति, बहुत सुंदर कविता। मेरे अश्कों की हर बूंद में तुम्हारी याद की अभिव्यक्ति थी। मेरे बढ़ते हर कदम के पीछे एक तुम ही मंजिल थे। मेरी कही हर बात में तुम्हारे लिए संदेश था। मेरी देखी हर तस्वीर में तुम्हारा अक्स अंकित था। मगर ये तमाम एहसास खामोश थे और तुमने इस खामोशी को कहाँ तक पढ़ा, इसकी मुझे खबर नहीं। कहीं मुझे लगता है कि अंत में आकर के फिर ये थोड़ी सी उलझ गई ये कविता, थोड़ी सी एम्बिगुअस भी हो जाती है ये। और वही तुम अलौकिक है या अलौकिक है, ये प्रश्न दिमाग में उठता है। अब अगर इस किताब की नज़र देखी जाए तो मुझे नहीं लगता कि उसमें कहीं दिलचस्पी या कहीं कोई इस तरह की अलौकिक सी बात की हो। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी अलौकिक बातें हैं जो कि इनके एहसास से निकली हैं। तेरे इश्क का दरिया सदियों तक मेरे दिल की ज़मीन पर निरंतर बहता रहा, मगर वक्त का सूरज धीरे धीरे अपनी तपश का एहसास करवा रहा है और तेरी याद भाप बनकर उठती जा रही है अनचाही अनदेखी दिशाओं में, अनचाही अनदेखी दिशाओं में। फिर ये उस तरफ ले जाती है जिसके बारे में ना इनको पता है ना पाठक को भी पता है। इसी तरह आस का बंधन है, आस बंधी रहती है, जोड़े रखती है व्यक्ति को अतीत के साथ। पहली कुछ पंक्तियों में स्पष्ट किसी के चले जाने का आभास है। फिर हवा की तरह दस्तक होती है। फिर आगे मन सागर का तट है जो प्रिय की छून के लिए तरसता रहता है। ये सारी बातें संशय उत्पन्न करती हैं और एम्बिग्युइटी भी, और यही खूबसूरती है। एक बात जो मैं समझता था कि नहीं कहूँगा, वो शशि प्रभा जी ने कह दी कि ख्याल से शुरू होती है और ख्याल से ही ये किताब खत्म हो जाती है। तो पहले आपने देखा कि ये ख्याल की सिलाइयाँ, और उसके बाद दो कविताएं, तुम्हारा ख्याल और ख्याल की मैं। तुम्हारा ख्याल, हर सुबह मेरा जागना, धूप का पिलाना
फूलों का मुस्काना, भंवरों का गुनगुनाना, पंछियों का चहचहाना और ठंडी हवा का फूंकर कि मुझे याद दिलाना कि तुम यहाँ नहीं हो, हाँ तुम यहाँ नहीं हो, अब तुम यहाँ नहीं हो, बार बार निकलता है। किसी का प्यार, किसी खास उम्र में और उस शिविर का सही चित्र इस कविता में मिलता है। अंतिम कविता जो है ख्याल की उम्र, ख्याल की पूरी नॉटमी इस कविता में आपको मिल जाएगी। और कहती है वो मेरा संपूर्ण अस्तित्व तुम्हारे ख्याल में प्रवेश, वही मेरा वजूद है। तो अंत में मैं कहना चाहूँगा कि जिस ख्याल से ये पहली कविता से ये किताब शुरू हुई थी, अंत में उसी ख्याल को खत्म किया। ख्याल का कभी अंत नहीं, न दुख का, न सुख का, न पीड़ा, न आह्लाद का, न प्यार का। अनजाने में क्यों एक काम का जीवन का करता रहता है, कहने को मन में पर जिस्म के पोर पोर में इस दर्द का एहसास ताउम्र रहता है। यही सारांश है सरिता के स्वेटर की इस ऊंची हुई गुनाहों। आपने बड़ी खूबसूरती से कविताओं का विश्लेषण करते हुए अपने बात को रखा और समाप्त किया। समय हो रहा है, वोट ऑफ थैंक्स का समय है। और मैं चाहूंगा कि या आप चाहेंगे किसी को बुलाना या आप खुद करेंगे। धन्यवाद के लिए। We thank you all for coming and इसकी बुक का, सरिता की बुक का जो आज ने लॉन्च किया है, तो इसको मोटिवेट कीजिए ताकि अगला इसका जो एडिशन है जल्दी विदिन 6 मंथ्स सेकंड एडिशन भी लेके आए हम लोग। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए साहब, अब कुछ खाना पीना हो जाए। धन्यवाद। एकता आप होगी।